क्लास 9th वालों, चैप्टर पहला, मैटर इन सराउंडिंग। ठीक है, नया नया साल है। ठीक, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 9th का, मैटर इन सराउंडिंग। देखो, सराउंडिंग हम जानते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है हम उसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है मैटर होता क्या है। तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा, पर फिर भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप हाथ हाथ देखते हुए जाना। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था और ये आज की ही बात है। मैंने पूछा बच्चे से कि मैटर क्या होता है, तो पता उसने जवाब क्या दिया? सर वो जो मैटर जो बाहर जो हो जाते हैं, जैसे किसी से मैटर हो गया वो ऐसा जवाब दे रहा सर वो जो मैटर जो बाहर हो जाते हैं, तो ये वाले मैटर नहीं है। तो समझो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर होती है। तो क्या मेरे पास मास है? क्या मैंने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इस यूनिवर्स के अंदर? तो कर रखा है, तो मैं क्या हूँगा? मैं भी मैटर हूँ भाई। ये जो मार्कर है ये भी क्या है? मैटर है। ये बोर्ड भी मैटर है। यानी कि हर एक चीज़ जिसके पास मास होगा वो मैटर कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसके पास मास होगा ही होगा। ठीक है, मास ना हो मैटर हो ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर हो जाए तो भाग जाना। ठीक है, सिंपल सी बात। कि अब बात ये आती है कि चलो मास्टर आपने ये बोला एनीथिंग विच हैज मास। क्या बोला? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, आपने ये बात बोली कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि ये जो मैटर होता है ये कितना छोटा होगा? मतलब ये जो मैटर है कि या सिंपल एक यूनिट होगी, या इसको तोड़ तोड़ के हम कोई एक छोटी सी यूनिट बता सकते हैं। तो भाई ये जहन में आया, हम गए लैब में। पहले तो लैब में ना जाके हमने एक मीटर उठाया, ईंट उठा ली, उसके टुकड़े करते गए करते गए करते गए करते गए, हमने बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा बना दिया और ला के दिखाया, देखो जी ये जो होता है ना ये मैटर, ये इतने बारीक बारीक पाउडर से बना हुआ होता है। लेकिन फिर तुम लैब में गए, लैब में जाके उसके और टुकड़े करे, तो तुमने देखा कि मैटर जो होता है ना बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। यानी कि मैटर कंटिन्यूअस सिर्फ एक यूनिट नहीं होती, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलके एक कंटिन्यूअस यूनिट बना रहे होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ मैटर इज मेड अप ऑफ, क्या बोल सकता हूँ कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फिर आगे तुम बात करोगे, हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर हम देखेंगे भाई वो स्मॉल पार्टिकल का नाम क्या होता है। लेकिन अभी मुद्दे की बात समझने की है, ये जो पार्टिकल जो होते हैं ना इनकी कुछ खुसूसियत होती हैं, इनके कुछ करेक्टर होते हैं, हमें उन करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आप हेडिंग डालोगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। देखो मैटर मैंने आपको बता दिया, अब मैं उसके छोटे यूनिट पे आ चुका हूँ यानी कि पार्टिकल की। अब मैं इस पार्टिकल के करेक्टरिस्टिक खुसूसियत की बात कर रहा हूँ। तो हेडिंग डालेंगे आप क्या? करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके करेक्टर की आप बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो पहला करेक्टर ये होता है कि जो मैटर जो होता है ना, मैटर इसके जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। अब तुम ये कहो कि मास्टर आप ये बोल रहे हो कि मैटर की पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं डस्टर या यही ले लूं, ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? ये भाई मैटर तो है, ये इसके पास जाहिर सी बात है मैटर है तो इसके पास पार्टिकल होंगे। और आप बोलो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं तो इसकी शेप सेम की सेम क्यों है? सेम सी क्यों है? मतलब मोशन कर रहा है तो मोशन करते हुए दिखे ना, महसूस तो हो। लेकिन समझो इस चीज़ को कि पहली बात तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पे इतनी सी जगह पे कई हज़ारों लगे हुए होंगे, बहुत छोटा पार्टिकल है। और अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
और जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो बन जाते हैं सॉलिड। तो वो अपनी जगह हल्के हल्के से वाइब्रेशन कर रहे होते हैं पर मूवमेंट वो भी कर रहे होते हैं। और जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है वो लिक्विड बन चुके होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा होती है वो गैस बन चुके होते हैं। यानी कि समझने वाली बात ये है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो पार्टिकल होंगे ना, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मोशन कर ही रहे होंगे। तो लिख लेना ये वाली बात कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। भाई पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अच्छा जी, ठीक है जी। क्यों मूवमेंट कर रहे हैं? तो देखो ये जो मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, इसके पीछे का कारण सवाल अच्छा आता है कि भाई चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि पार्टिकल ऑफ मैटर मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? रीज़न ये है कि हमारे आप ना जब हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये दो चीज़ों से बना हुआ है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल होते हैं ना, इनके पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या तो ये बोल लो ये स्पीड के कारण आती है, इसके कारण स्पीड आती है। मैंने दो बात बोली। या तो ये बोल लो कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के कारण आती है या स्पीड काइनेटिक एनर्जी के कारण आती है। पर अभी समझने वाली बात यह है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये मोशन में रहते हैं। भाई एनर्जी है, जाहिर सी बात, जब एनर्जी है तो बंदा मोशन करता ही रहेगा। अच्छा, और जैसे ही तुम अगर किसी भी सॉलिड के पास आप टेम्परेचर बढ़ाओ उसका, तो होगा क्या कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसके जो पार्टिकल के, ये जो मैटर के जो पार्टिकल हैं, उनका भी मोशन इंक्रीज हो जाएगा। ये समझने वाली बात कुछ इस तरीके की कि आप मेले में गए, मेले में जाके ये समझो कि बहुत सारी पब्लिक है, वो क्या है, ये समझ लो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के। मेला एक मैटर हो गया, उसके अंदर जो पब्लिक है वो पार्टिकल है। आप गए, आपने मकसद को पूरा कर दिया। अच्छा, मकसद से मुराद वो नहीं जो आप समझ रहे हैं अब्दुल वाला मकसद नहीं, बस आपने ऐसी कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके फोड़ दिया। तो कुछ ऐसा फोड़ा कि जिसकी वजह से हबड़ा दबड़ी मच गई। जाहिर सी बात है, आपने जो फोड़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया। आपने जो वहाँ पे फोड़ा तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ा तो उसके कारण जो वो पार्टिकल थे उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, हबड़ा दबड़ी मचा दी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। भाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो होगा। तो ये पॉइंट लिख लेना कि एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी increases and motion of particles also increases। देखो भाई साहब, अभी मैंने इसको एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर मैंने ऐसे बोल दिया, मकसद ना भूलना। ये एक मजाक था, जो कि मजाक ही है, असल में रियलिटी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको कोई दिल पे ना ले। दूसरी बात, हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की। किसकी बात करते हैं? दूसरे कैरेक्टर की। इसके अंदर मैंने वो बोला कि दूसरा कैरेक्टर क्या होता है पार्टिकल का, कि ये जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, इनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में स्पेस होता है। अच्छा जी, कैसे समझ में आएगा आपको? गर्मियों का मौसम चल रहा है, रात के फिलहाल तो 3 बज रहे हैं और गर्मी, हमने पंखा बंद करके, ताकि आपको आवाज़ के अंदर क्लियरिटी महसूस हो, हमने पंखा बंद करके आपको पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमें पसीने आने लगेंगे, लेकिन मुद्दा ये था क्या इस बात से हम इस टॉपिक को समझेंगे? नहीं, समझना ये है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, आप स्कूल से आए, आपको गर्मी लगी, आपने कहा कि जी नहीं हमें गर्मी लग रही है और हम नींबू पानी पीना चाहेंगे। अब आपने एक गिलास के अंदर पानी लिया, आपने लेवल मार्क कर लिया, फिर उसके अंदर आपने चीनी डाली, थोड़ा सा लेवल बढ़ा, लेकिन आपने घोला तो लेवल वहीं का वहीं आ गया। तो भाई जब आपने चीनी डाली तो चीनी के अंदर क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वो कहाँ गए? तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हुआ कि आपने जब गिलास के अंदर ये पानी लिया था तो पानी के जो H2 के जो मॉलिक्यूल हैं, H2O, इनके बीच में कुछ स्पेस था, उस स्पेस के अंदर आके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बैठ गए। फिर आपने नमक डाला, घोला, तो भी लगभग लेवल सेम रहा। आपने नींबू डाला, घोला, तब भी लगभग लेवल सेम रहा। तो समझ में ये बात आई कि ये जो
आप एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल डाल रहे हो, उसके जो पार्टिकल हैं ये कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो रहे हैं। और वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है कि ये जो पार्टिकल हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है और स्पेस के अंदर जाके ये घुस रहे हैं। पहले 12th में एक वॉइड वाली बातें हम सुना करते थे कि वो स्पेस को वॉइड बोलते हैं, पर अब हम 12th में भी नहीं सुनते, इसने बात आपको सुना दी, आप भी मत सुनो, ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, क्या कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या लिखोगे? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरी बात, मतलब मैंने एक बात कर दी, दूसरी बात कर दी, अब हम तीसरी बात करूंगा, और तीसरी बात मैं कर चुका हूं। मैंने बताया कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इनकी स्टेट भी बन जाती है। भाई अगले टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। क्या होता है कि ये जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, इनके बीच में स्पेस, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये एक मैटर बना लेता है, एक स्टेट बना लेता है मैटर की, जिसको सॉलिड बोला जाता है। तो यानी कि बात समझ में कि सॉलिड के बीच में जो सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। बात आई फिर लिक्विड की, भाई लिक्विड के पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। तो भाई अगर बहुत ही कम है तो इससे हमें एक और ऑर्डर पता चल जाता है कि भाई किस स्टेट के पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना होगा। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा स्पेस होगा गैस के पार्टिकल्स के बीच में, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के, ठीक है जी। तो लिख लेना ये पार्टिकल ऑफ मैटर, तीसरी बात लिख लेना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। मैंने बताया कि भाई अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन फोर्स के ऑर्डर की बात करूं, अट्रैक्शन फोर्स भाई सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में। भाई फिर उसके बाद किस में होगी? लिक्विड में। फिर सबसे ज़्यादा किस में सबसे कम किस में होगी? गैसेस में, ठीक है। और इसी का अपोजिट आप देख लोगे कि भाई स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, भाई सबसे ज़्यादा स्पेस किसके अंदर होगा? गैसेस के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर, फिर उसके बाद सॉलिड के अंदर। और आप उसका भी ऑर्डर देख लें, मोशन ऑफ पार्टिकल, भाई सबसे ज़्यादा किस में होगा मोशन? गैस के अंदर, दूर दूर है, उसके बाद लिक्विड के अंदर, फिर उसके बाद सॉलिड के अंदर। भाई देखो रात के 3 बज रहे हैं, हमको नींद भी बहुत आ रही है। समझ, ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन समझो, और अच्छा खासा आपका टॉपिक ये पूरा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम बात जो करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ मैटर की। चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने बात करी सराउंडिंग क्या है, भाई हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। सराउंडिंग क्या है? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। फिर चैप्टर के नाम से ही काम की बात आई, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। फिर मैंने बोला मैटर भाई जो बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, और ये जो पार्टिकल हैं इनके हमने करेक्टर की बात करी। पहला करेक्टर आया कि पार्टिकल जो होते हैं ये, कि भाई पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। दूसरा करेक्टर आया कि इनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा करेक्टर आया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि एक दूसरे को ईच अदर खींच के रखें। तो इस लेक्चर को अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बने रहिए इस चैनल के ऊपर, ये प्रॉपरली 9th के लिए डिज़ाइन है। इसके ऊपर मेरे भी लेक्चर आते रहेंगे और अमान सर के भी लेक्चर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। देखो जी, अब जो अगला टॉपिक चल रहा है वो है आपका स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर की बात, भाई हमने मैटर की बातें कर ली, अब हम इसकी स्टेट जानेंगे कि क्या क्या स्टेट होती है इसकी। हमने मैटर की बात कर ली, अब हम इसकी स्टेट जानेंगे। पंखा बंद करना भूल गए थे, ठीक है। देखो
मैटर की जो स्टेट होती है ना, अभी तक हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि मैटर की स्टेट 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर कोई जानता है। फिर थोड़े से बड़े, अब जो आप 9th क्लास में जानोगे कि 5 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 होती हैं। इसको इधर लगाओ क्योंकि इसका वो उधर जा रहा है, इधर से जा रहा है। अरे भाई साहब, एडिटिंग में कर दो। तो बात चली, स्टेट ऑफ मैटर होती हैं 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन हम क्या, हम पांचों पढ़ेंगे? नहीं, बस ये 5 नाम जान लिए बहुत है। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। हालांकि आगे तुम देखोगे कि इनकी स्टेट और भी होती हैं, वो आगे पता चलेंगी, पर वो 12th तक अभी काम आने वाली नहीं है। तो पहली स्टेट होती है भाई सॉलिड, दूसरी स्टेट लिक्विड, और जी तीसरी स्टेट गैस, ठीक है जी। और चौथी स्टेट प्लाज्मा और 5th स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या मास्टर इनके बारे में नहीं बताओगे? नहीं, आपको ज़्यादा स्टडी करनी है तो गूगल पे प्रेजेंट है, आप प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की कहानी बात करेंगे। देखो, सॉलिड वो मैटर होता है जिसकी आपको मैंने दिया, ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ठीक है। इसकी बाउंड्री डिफाइन है, इसका वॉल्यूम भी डिफाइन है, इसकी शेप भी डिफाइन है। आप इसकी शेप भी बता दोगे, इसकी बाउंड्री भी बता दोगे, इसका वॉल्यूम भी आप बता दोगे। इसके पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी कि ये अरेंज कैसे होते हैं? रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, और इसकी डिफाइनाइट बाउंड्रीज भी होती हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, मैंने बोला कि इसके जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और एक रेगुलर फैशन में होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और रेगुलर फैशन में होते हैं, ठीक है। पास पास हैं और बहुत रेगुलर फैशन में, तो आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो पॉइंट लिख लेना कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है इनके पास, सॉलिड के पास इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ये पॉइंट लिख लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ कि द पार्टिकल सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, लिख लो, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है जी। अब दूसरी बात हम करेंगे लिक्विड की। दूसरी बात लिक्विड, ठीक है जी, बात करी जाएगी लिक्विड की। अच्छा चलो, लिक्विड के अंदर मैंने बोला लिक्विड की जो शेप होती है वो डिफाइन नहीं होती। रीजन क्या है कि अगर मैं लिक्विड को जिस कंटेनर में डालता हूँ वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। आपने बोतल में डाला 1 लीटर पानी तो उसने बोतल की शेप ले ली, आपने बाल्टी में डाला तो बाल्टी की शेप ले ली, आपने किसी स्क्वायर ताशले वगैरह में डाल दिया उसकी शेप ले ली। तो इसकी जो शेप होती है वो डिफाइन नहीं होती, नो डिफाइनाइट शेप डिफाइन नहीं होती। पर इसका वॉल्यूम, अगर आपने 1 लीटर लिया है तो उसको ताशले में डालने से 1 लीटर का 2 लीटर नहीं हो जाता। आपने 10 लीटर की बाल्टी में डाला तो 10 लीटर की बाल्टी, वो बाल्टी का वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड अगर आपने 1 लीटर लिया है उसका वॉल्यूम वही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो डिफाइन होता है, हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, जैसे इसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज थे, लेकिन इसके पार्टिकल जो हैं वो रैंडम फैशन में अरेंज होते हैं, जिसके कारण इसके पास फ्लूइडिटी होती है, हैव फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। तो रैंडम फैशन में होते हैं और इनके पास फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है, तो इनको आप कंप्रेस कर सकते हो, कुछ एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हो। पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर कंप्रेसेबल
फॉर सम एक्सटेंड, फॉर सम एक्सटेंड। ठीक है जी। अब बात चलेगी किसकी? लिक्विड की। बात करेंगे हम लिक्विड की। तीसरी बात वो सॉरी लिक्विड की तो हो गई, गैसेस की। ठीक है। अच्छा भाई, गैस के जो पार्टिकल होते हैं, गैस इसकी डिफाइनाइट शेप नहीं होती। आप किसी भी शेप में डालो, गैस उसी शेप में की हो जाएगी। दूसरी बात, आप उसका वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने इतनी सी गैस यहाँ पे डाल दी तो इसी पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं होता, लेकिन इनके पास फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। भाई नेचर जो फ्लूइड नेचर है इनका, उड़ते फिरते हैं। दूसरी बात कि इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, जैसे भाई ये तो रैंडम फैशन में थे, कुछ स्पेस था, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होंगे। तो लिख लेना, नो डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा, हैव फ्लूइडिटी होगी भाई, फ्लूइडिटी, हैव फ्लूइडिटी। तीसरा, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबिलिटी। क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल होते हैं, तो बहुत आसानी से इनको कंप्रेस करा जा सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको लिख लो, फिर आगे पढ़ाता हूँ। लिख लिया होगा। और डस्टर देखना, कपड़ा है उधर साफ करने का। चलो भाई, मैं मिटा रहा हूँ मैं इसे। अब हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट के अंदर कैसे आप चेंजेस कर सकते हो। भाई हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया, और मेनली हमने कौन सी स्टेट पढ़ी है मैटर की? फिजिकल स्टेट पढ़ी है। फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? जिनको टच करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप चेंजेस कैसे कर सकते हो? भाई एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई मेटल है, आपके पास कोई मेटल है, सॉलिड है। सॉलिड को आपने टेम्परेचर देना शुरू करा। आप टेम्परेचर देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, एक टाइम ये आएगा कि एक टेम्परेचर वो आएगा जहाँ पे ये जो सॉलिड है ना, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। वो जो टेम्परेचर है, वो जो टेम्परेचर जहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होना जस्ट स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ये इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसने यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। अब आप टेम्परेचर दे दे के उसको मेल्ट करते जा रहे हो, फिर लिक्विड बन गया। अब लिक्विड जब वो बना, आप लिक्विड को फिर से टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक टाइम वो आएगा कि जिस टेम्परेचर पे वो वेपर बनना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो टेम्परेचर होगा जहाँ पे वो वेपर बनना स्टार्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि आप स्टेट ऑफ मैटर के अंदर चेंजेस कैसे ला सकते हो? दो तरीके से। नंबर पहला कि आप टेम्परेचर चेंज कर दो। नंबर दूसरा कि आप क्या करो, गैस लो। ये जो आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो, या सिलेंडर के अंदर जो गैस भरकर आती है, उसको कैसे भरते होंगे? होता क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर लगा के उसके मॉलिक्यूल को पास में लाया जाता है। मॉलिक्यूल के पास में लेकर आते हैं, तो फिर उसको कंटेनर भर देते हैं। आप ऐसे सिलेंडर को हिला के देखना, आपको लिक्विड लिक्विड सा महसूस होता है। तो आपने क्या करा, गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया बाय प्रेशर अप्लाई करके। फिर उसके बाद और प्रेशर अप्लाई करते चले जाओ, तो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो वही बात करेंगे। हेडिंग डालो, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय टू वेज, दो रास्तों से। नंबर पहला, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। नंबर पहला कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ये रेड कलर आ रहा है ना,
क्लियरली दिख रहा है कभी में? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर के अंदर आप जो बातें करोगे, पहली बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट की, उसी के अंदर बता दिया जाएगा। मैंने अभी बोला भी है, क्या जी? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड अपन मेल्ट होना स्टार्ट कर दे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो लिखते हैं इसमें, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, द टेम्परेचर at which solid melt to form liquid at atmospheric pressure, to form liquid at atmospheric pressure is called melting point of that solid। ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। यहाँ पे बोला कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है। उसके ऊपर आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि आपने एक बार तो सॉलिड को आप प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में कर रहे हो, एक बार तुम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, नीचे से टेम्परेचर भी दे रहे हो, तो फिर कुछ और निकल कर आएगा। ठीक है, दबा भी रहो जला भी रहे हो तो कुछ और ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, ये लिख लेना मेल्टिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड एक बात आती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? देखो आप 1 kg सॉलिड लो, क्या लेना है? 1 kg सॉलिड। 1 kg सॉलिड को आप टेम्परेचर देते गए, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर टेम्परेचर देते गए, उस 1 kg सॉलिड को आपने कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो टोटल एनर्जी आपने दी है उस एनर्जी को आप कहोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या इतनी बात समझ में आई? भाई मैंने क्या बोला? सॉलिड को आप टेम्परेचर देते गए, वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया, वो टेम्परेचर क्या बोला जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन फिर तुमने 1 kg सॉलिड को कंप्लीटली फ्यूज क्या बोलते हैं, लिक्विड बना दिया। अब जो एनर्जी यूटिलाइज हुई वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो लिख लेना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बारे में लिखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg solid to liquid, 1 kg solid to liquid state at atmospheric pressure, at atmospheric प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इतना लिखो, फिर मैं मिटाता हूं इसे। वीडियो रोक के लिख लिया करो, आगे बात करते हैं हम। इसे मिटा देते हैं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बात चल रही थी, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर दी, इससे रिलेटेड एक हीट की बात करी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। भाई टॉपिक क्या चल रहा है? फिजिकल स्टेट में चेंज कर रहे हो, उससे रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो दूसरी बात चलेगी बॉइलिंग पॉइंट। भाई वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और इससे रिलेटेड एक लेटेंट हीट आएगी जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। यानी कि 1 kg लिक्विड को पूरा कंप्लीटली वेपर बनाने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि जितना तुम भाप से जलते हो उतने गर्म पानी से नहीं जलते, रीज़न अब देखो भाप का कारण। भाई मैं बोल रहा हूँ, आपने सॉलिड आइस ले ली, उसको आप हीट देते गए,
वो हीट उसके अंदर स्टोर होती जा रही है, लिक्विड बन गया। लिक्विड को हीट देते गए, वो उसके अंदर स्टोर होती जा रही है, मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी कि आइस से लेके लिक्विड बनी तो हीट स्टोर होती गई। फिर तुमने लिक्विड को और हीट देते गए और हीट स्टोर होती जा रही है, अब वो वेपर बन गई, तो अब हीट ज़्यादा स्टोर हुई हुई है उसके अंदर। अब तुम उसको हाथ लगाओगे तो वो हीट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा जलोगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में लिखना आप, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर, द टेम्परेचर at which liquid boils to form vapor at atmospheric pressure is called boiling point of that liquid, is called boiling point of that liquid। इससे रिलेटेड लेटेंट हीट आती है, वही बात करी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या जी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to form 1 kg liquid to its vapor form, is called latent heat of vaporization, is called latent heat of vaporization। लिख लो ये, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। वीडियो रोक के लिख लिया करो, मैं अलग हो चुका हूँ, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं किसकी। देखो, मैंने तुमसे बात करी कि हम स्टेट के अंदर चेंज कर रहे हैं, मैटर की स्टेट के अंदर चेंज कर रहे हैं, पहले रास्ते से टेम्परेचर चेंज करके। हमने आपसे कहा कि ये लो आप सॉलिड को गर्म करो, बनाओगे क्या? लिक्विड। सॉलिड को हॉट करो, बनाओगे क्या? लिक्विड। लिक्विड को कूल करो, बनेगा क्या? सॉलिड। आप लिक्विड को फिर से हॉट करो, ठीक है जी, बनेगा क्या? गैस। गैस को फिर से ठंडा करो, बनेगा क्या? लिक्विड। अब ये जो होता है ना, ये हॉट, गरम, आग दिखाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे सिंबल दिखाते हो, ऐसे। अब किसी से लड़ाई हो जाए बाई चांस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेनली क्या करना है, उसकी चैट में जाके ये लिख के सेंड कर देना, ऐसे बना के सेंड कर देना है। अब पहली बात वो पूछेगा ये क्यों भेजा, कि साइंस पढ़ जाके MM सर से, तुझे इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? सिंबल भेज देना, आग लगा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर, हम कैसे सॉलिड की मतलब मैटर की स्टेट के अंदर चेंजेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। देखो भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात कर ली, 2 लेक्चर अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप स्टेट ऑफ मैटर में कैसे चेंज ला सकते हो। उसके 2 रास्ते थे। पहला रास्ता टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से आप स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज लेकर आता हो उसका एक टॉपिक रह गया था जिसको बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या जी? सब्लिमेशन क्या होता है कि आप ना सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दो, या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि वो कपूर की गोलियां होती हैं जो कपड़ों में डाल के, अटैची में डाल के रखते हैं, या वॉशरूम वगैरह के अंदर आपने देखा होगा जो मॉल वगैरह होते हैं उनके वॉशरूम में पड़े हुए होते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ या चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट या और गैस टू सॉलिड।
इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। बस इसका एग्जांपल याद रखना, कैम्फूर भी बोलते हैं भाई इंग्लिश में, और मैं लिख देता हूँ कपूर, लिख लेना, कपूर इसका एग्जांपल होता है। तो ये आप स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कैसे चेंज करोगे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब बात आती है कि भाई दूसरा रास्ता क्या होता है कि आप क्या करते हो, प्रेशर चेंज कर दो कि प्रेशर चेंज कर दें। सोचो कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि आपके घर में जो मीथेन गैस आती है सिलेंडर के अंदर भर के जो गैस आती है, तो वो गैस है ना, तो फिर आप जब सिलेंडर को उठाते हो तो आपको लिक्विड जैसा क्यों फील होता है? इसके पीछे का कारण क्या होता है कि जो मीथेन गैस जो होती है उसके पार्टिकल जो दूर दूर होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगा के एक जगह पास में लाया जाता है, और जब पार्टिकल को तुम पास में ले आते हो वो इतने पास में आ जाते हैं जितने पास में लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के टाइप के पास में आ गए, जैसे लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप और प्रेशर अप्लाई करोगे तो आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दोगे। तो भाई दूसरा रास्ता क्या हो गया? बाय चेंजिंग द प्रेशर। सेकेंड बात, बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो आप क्या बोल सकते हो? ऑन अप्लाइंग pressure on the particles of gas, it brought together and convert into liquid, एंड और प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो सॉलिड में भी हो जाएगा, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, ये बात हो गई थी। अब बात आती है कि भाई मैं आपसे कहूँ कि आप सॉलिड और ये लिक्विड और जी ये गैस। भाई देखो, सॉलिड से लिक्विड जब आप बनाते हो तो क्या करते हो? सॉलिड से लिक्विड जो बनाते हो क्या करते हो? लिक्विड से सॉलिड बनाते हो तो क्या करते हो? भाई जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो और लिक्विड से गैस बनाते हो तो क्या करते हो? और गैस से लिक्विड बनाते हो तो क्या करते हो? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? और सॉलिड से गैस बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? और गैस से सॉलिड बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, सॉलिड से लिक्विड का बनना इज कॉल्ड मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड का बनना इज कॉल्ड फ्रीजिंग। भाई लिक्विड से गैस का बनना इवोपरेशन, और भाई गैस से लिक्विड का बनना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस का बनना इज सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड का बनना इज ऑल्सो सब्लिमेशन। मास्टर, ये इवेपोरेशन क्या है? तो अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। इसे लिख लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, लिख लिया होगा। बात आती इवेपोरेशन की। भाई ये इवोपरेशन क्या है? देखो, इवोपरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है। पहली बात मतलब कि देखो, आप एक कटोरे के अंदर पानी भर के रखो, या नॉर्मली आप किसी भी चीज़ में पानी भर के रखते हो तो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बाद आप देखते हो तो वो पानी इवोपरेट हो चुका होता है, वेपर की फॉर्म में बन के उड़ चुका होता है। उसके पीछे क्या होता है कि मानो एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये कटोरा है, क्या है ये? कोई प्याला, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ऊपर जो सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, भाई एनवायरनमेंट से इनको एनर्जी मिलेगी और ये एक्साइटेड होकर ऊपर भाग जाएंगे। ठीक है, फिर नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, उन्हें एनर्जी मिलेगी, वो ऊपर भाग जाएंगे, फिर नीचे वाले ऊपर, ऐसे करते करते करते। तो क्या तुमने इसको टेम्परेचर दिया इतना ज़्यादा कि ये बॉईल हो जाए? नहीं। मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सरफेस फिनोमेना है, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट के वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को इवोपरेशन बोलते हैं। सरफेस फिनोमेना है, और बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही लिक्विड अगर किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। लिख लेना, इवेपोरेशन क्या है भाई? इवेपोरेशन लिख लेना कि अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, अ सरफेस
phenomenon in which liquid change into vapor, in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point, at at any temperature, कुछ भी टेम्परेचर हो लेकिन बिलो हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यही कारण है कि जब आप सर्दियों के अंदर गर्मियों के अंदर मटके के अंदर पानी भर के रखते हो तो उसके अंदर भी यही फिनोमिना हो रहा होता है। किस तरीके से वो वर्क करता है, इसका प्रोसेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बात करते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपरेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जल्दी जाना है और आपके पास 1 घंटा है, आपको जो कपड़े पहनने हैं वो गंदे हैं, आप क्या करोगे, उसको पहले धोगे, धोने के बाद स्पिनर में डालोगे। स्पिनर में क्या करते हो आप, स्पिनर को घुमाते हो तो उससे क्या होता है, विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। भाई स्पीड इंक्रीज होगी तो उससे क्या होता है, पानी जल्दी जल्दी निकल के भागता है, इवोपरेट हो जाता है, निकलता हुआ आता है। फिर उसके बाद क्या करते हो आप, उसको निकालते हो, थोड़े भरेरे से होते हैं, उसको निकालने के बाद उसके ऊपर प्रेस करते हो। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भी टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो पानी जो है वो आपको गैसेस फॉर्म में निकलता हुआ दिखता है, आवाज आती है ना, ठीक है। और धीरे धीरे धुएं की फॉर्म में आपको निकलता हुआ दिख रहा होता है, वेपर की फॉर्म में। फिर भी अगर नहीं सूखता तो आप प्रेस करने के बाद क्या करते हो, आप कूलर या पंखे के सामने ऐसे लटका देते हो, या अगर पंखा जैसे पहले टेबल फैन चला करते थे उसके ऊपर डाल दिया करते थे, तो उससे क्या होता था, विंड की स्पीड उसको और मिल जाया करती थी, तो पार्टिकल निकल निकल के वेपर की फॉर्म में उड़ जाया करते थे। तो यही कुछ फैक्टर हैं कि भाई पहला फैक्टर आएगा। अच्छा एक चीज़ और, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कपड़े सुखाने, आपको कपड़ों सुखाने हैं, तो ये आपका कपड़ा है, आपने इसकी तय करी, गीला करने के बाद इसकी तय करी और तय करके आपने तार पे लटका दिया। अब आपने गीला करके तार पे लटकाया, अब उसको सूखने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, 2 घंटे, लेकिन वही वो कपड़े को गीला करके आपने पूरा खोल के तार पे लटकाया तो वो जल्दी से सूख जाएगा। तो पहला फैक्टर यही है कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। कि भाई जब आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर मैंने बोला विंड। भाई स्पीड ऑफ विंड, जब आप इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तीसरा फैक्टर है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भाई इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तीसरी बात, अब देखो इसमें इवेपोरेशन होता क्या है, भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हो तो भाई टेम्परेचर आसपास का जिस भी कपड़े से आप पार्टिकल या वेपर निकालना चाह रहे हो या वाटर निकालना चाह रहे हो तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करके भी निकाल देते हो। तो एक और फैक्टर आता है कि भाई ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर अदर दिनों के कंपेयर से, हम अदर डेज से कंपेयर करें, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं ये थोड़ा ठंडा ठंडा सा नमी सा इलाका हो रहा है, एनवायरनमेंट हो रहा है, तो वो क्या होता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट कहलाता है। जब वाटर वेपर ज़्यादा हो जाए एनवायरनमेंट में, आप सोचो वाटर वेपर पहले से ही ज़्यादा है एनवायरनमेंट में और उसके अंदर आप कपड़ा सुखाने के लिए डाल दिया आपने, तो एज कंपेयर टू जिस दिन धूम ज़्यादा है उससे अगर हम कंपेयर करें आज के दिन को, जिस दिन एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ज़्यादा है, तो कपड़े को सूखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। रीज़न क्या हुआ कि भाई जो ये ह्यूमिडिटी होती है ना, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भाई इवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है भाई, ये 3-4 फैक्टर आप बस याद रख लेना। ये चैप्टर बिल्कुल एंडिंग के ऊपर बस एक फॉर्मूला याद रखना कि भाई आप ये जानते हो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना आपको सिखाया जाएगा कि आपको डिग्री सेल्सियस दे रहा होगा और केल्विन में पूछेगा तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। बस इतना याद रखना, आपको डिग्री सेल्सियस देगा, केल्विन पूछ लेगा, यहाँ पे वैल्यू डालो और इसको ऐड करो, या आपको केल्विन देगा, डिग्री सेल्सियस देगा,
केल्विन की वैल्यू डालो, इसको उधर पहुंचा दो, माइनस कर लो तो निकाल दोगे। ओवरऑल जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का बस यही है। ये लास्ट चैप्टर लेक्चर था, तीसरा लेक्चर। अब ऐसे कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे। इस लेक्चर को आने में थोड़ा टाइम लग गया था, ठीक है। आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये जितना पढ़ा दिया गया कि मास्टर आपने तो बहुत कम पढ़ा है। बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कम में ज़्यादा काम हो जाए तो बस इतना ही काफ़ी है। आप नोट्स बना लेना, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो लिंक दे रखा होगा मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से मंगा लेना, ठीक है। ऐसी कंटिन्यू क्लासेस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। पढ़ते रहो।